हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया। किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका क्या, उन लोगों का क्या मांग है? इन काले कानूनों को वापस ले लीजिए, किसान अपने घर वापस चला जाएगा। सीधी सी सिंपल सी मांग है कि सरकार कह रही है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। आप कैसे बीजेपी की बात पर भरोसा कर सकते हैं। किसानों का लगातार जो हड़ताल जारी है, कल भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है, तो इस पर क्या मतलब कुछ इस पर फैसला आ सकता है? बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां डूब जाती हैं, तब लोग सरकार से सवाल नहीं करते, और एक दिन के भारत बंद पे लोगों को इतनी जलन और इतनी आपत्ति क्यों? क्या ये किसानों की मांग सरकार मानेगी या नहीं? कि किसानों के आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे घुटने टेकेगी। सरकार जो है बात मानने को तैयार नहीं है। देश के किसान इसी कारण से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। इसमें कई राजनीतिक पार्टियां भी उनका सहयोग कर रही हैं। किसान के साथ तो हर एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। एक तरीके से बताया जा रहा है कि किसान ट्वीट नहीं कर पाते, इंग्लिश में प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के जिस भी नेता ने कही है, उस महामूर्ख, अनपढ़, जाहिल, गवार नेता को इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि इस प्रोटेस्ट के अंदर आप आकर तो देखिए, एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस प्रोटेस्ट के अंदर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री तो किसानों का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें सपोर्ट क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री मोदी जी को चलाने वाले इस देश के अंदर अंबानी और अडानी हैं। चलते चलते आखिरी में एक सवाल आपसे और करेंगे कि जो सरकार ने कई विभाग में निजीकरण का जो काम शुरू किया है, इस पर आप क्या कहें? प्राइवेटाइजेशन अगर आप कर देंगे तो वो आपकी मजबूरी है कि आप एक बंधुआ मजदूर के तौर पर कंपनियों के अंदर, रेलवे के अंदर, बैंक के अंदर बंधुआ मजदूर के तौर पे कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहित शर्मा की, जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इस बार वो किसानों को लेकर जिस तरीके से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार, तो किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार वो फिर चर्चा में है। तो आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मोहित शर्मा जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया। जी जी बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका क्या, उन लोगों का क्या मांग है? देखिए, देश के किसानों का निश्चित तौर पे यही मांग है, एक छोटी सी मांग है कि जिस तरीके से रातों रात जीएसटी लागू कर दी जाती है, रातों रात नोटबंदी हो जाती है, और जिस तरीके से रातों रात सुप्रीम कोर्ट को खोलकर अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों को जमानत दे दी जाती है, ठीक उसी प्रकार आप रात को क्या दिन में कोर्ट खोलकर इन तीन काले कानूनों को वापस ले लीजिए, किसान अपने घर वापस चला जाएगा। सीधी सी सिंपल सी मांग है किसानों की। सरकार कह रही है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। देखिए, सरकार की बात पे अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं पिछले कुछ समय की प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बात बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर पता भी नहीं चला कि देश की रेलें ही कब बेच दी। नरेंद्र मोदी जी की अगर आप बात करें तो 2 करोड़ रोजगार की मोदी जी ने बात करी थी। मेरे को तो वो 2 करोड़ रोजगार कहीं भी नजर नहीं आता। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, वो किसानों की आय भी अभी तक दुगनी नहीं हुई है। 15-15 लाख रुपए की बात की गई थी, वो 15 लाख रुपए क्या, 15-15 रुपए भी अकाउंट में किसी के खाते में नहीं छोड़े, बैंक डुबाकर लोगों का अकाउंट और खाली कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक युवा को रोजगार देने की बात करी थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख से ज्यादा रोजगार छीना है। 18 लाख तक रोजगार प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं से छीना है। तो आप कैसे बीजेपी की बात पर भरोसा कर सकते हैं, ये बात आप मुझे बताइए। आपको लगता है कि बीजेपी अपने किसी भी वादों को पूरा करने में सफल रही है? चाहे फिर वो आदर्श गांव बनाने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, मेरे ख्याल से बीजेपी अपने हर एक वादे पर फ्लॉप रही है। और पूरी तरीके से फ्लॉप पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश के किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। आप एक बात बताइए, आप ऐसा कानून क्यों लेके आते हैं देश के अंदर जिसके लिए आपको लोगों को समझाने पड़े कि उस कानून के फायदे क्या हैं? और जब देश के किसान अपनी भलाई करने को खुद ही मना कर रहे हैं, तो आप भलाई करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हैं? और आपको अगर कृषि में इतना ही फायदा नजर आ रहा है, खेती के अंदर इतना ही फायदा नजर आ रहा है, तो सिंपल सी बात यह है कि आप 1 साल के लिए आपके जो तमाम तरीके के भारतीय जनता पार्टी के या आपके अन्य सहयोगी दल के मंत्री हैं, उनसे आप मंत्री पद से इस्तीफा लेकर उनसे 1 साल खेती कराइए। जब खेती में इतना फायदा है तो आप लोग राजनीति छोड़िए, खेती करिए ना। 1 साल खेती करिए, देखते हैं आपके
मंत्रियों को कितना फायदा होता है, फिर 1 साल बाद इस बिल को लागू करिए। आप क्यों नहीं करते हैं आप ऐसा? नहीं, तो सरकार का कहना ये है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सरकार का ये जी। कहना है कि कृषि बिल पास हो गया है, इससे कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। और मतलब आप ये बताइए कि किसानों का लगातार जो हड़ताल जारी है, कल भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है, तो इस पर क्या मतलब कुछ इस पर फैसला आ सकता है? देखिए, पहली बात तो भारत बंद के नाम से बहुत से लोगों को इतनी आपत्ति हो रही है, इतनी आपत्ति हो रही है कि भारत बंद हमेशा के लिए ही कर दिया हूँ। जब 3 महीने का लॉकडाउन इस देश के अंदर होता है, तब लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती भाई? 1 दिन का भारत बंद का ऐलान जब देश का किसान करता है, तो सबके तन बदन में ऐसे आग लग जाती है कि न जाने वो किसान सरकार से भीख मांग रहा हो, जबकि किसान सरकार से भीख नहीं, अपना हक मांग रहा है। और देश के अंदर देश का हर एक व्यक्ति देश के किसान का अनाज खाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज वो किसान के साथ नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी और निक्करधारी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। आप देश के किसान के साथ आइए ना। 3 महीने के भारत बंद में कोई सवाल नहीं करता, देश की इकोनॉमी गिर जाती है, देश का सब कुछ, देश का बेड़ा गर्क हो जाता है, देश के अंदर तेजस जैसी ट्रेनें रुक जाती हैं, देश के अंदर सब कुछ नीलाम होने की तादाद पे आ जाता है, BSNL, एयर इंडिया, MTNL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां डूब जाती हैं, तब लोग सरकार से सवाल नहीं करते। और 1 दिन के भारत बंद पे लोगों को इतनी जलन और इतनी आपत्ति क्यों? जिस तरीके से मतलब कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, जगह जगह पे नाकाबंदी कर दी गई है, आने जाने के लिए सारा रोक लगा दिया गया है, तो क्या ये किसानों की मांग सरकार मानेगी या नहीं? देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं तो इस देश ने बहुत बड़े बड़े आंदोलनों को तय करा है। हमारे देश के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े आंदोलन चले हैं जिनका निष्कर्ष भी निकलकर सामने आया है, और देश की सरकार ने उनके आगे घुटने टेके हैं। चाहे फिर वो केरला के अंदर स्टार्ट हुआ आंदोलन हो, चाहे फिर वो बिहार के अंदर स्टार्ट हुआ आंदोलन हो, या वो चिपको आंदोलन हो, या बहुत सारे तरीके के आंदोलन चले हैं जिसके आगे सरकार ने घुटने टेके हैं। और इस बात का मुझे पूर्ण रूप से यकीन है कि किसानों के आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे घुटने टेकेगी, क्योंकि ये सरकार देश के किसानों को उन्हीं के खेत में मजदूर बनाना चाहती है। और देश की सरकार कह रही है कि SDM DM आपकी बात सुनेगा। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल की कंपनियों की बातों को छोड़कर जो SDM DM है वो छोटे किसानों की बात सुनेगा, छोटे व्यापारियों की बात सुनेगा? नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान क्यों मरता है? कभी आपके जहन में ये प्रश्न आया है कि ना देश के अंदर इतना व्यापारी मरता है, ना उद्योगपति मर रहा है, ना बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी आत्महत्या करते हैं, तो आखिर किसान आत्महत्या क्यों करता है और सरकार इस आत्महत्या पे पाबंदी क्यों नहीं लगा पाती? तो उसका कारण ये है कि जब देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन देश की संपत्ति का लाखों करोड़ों खरबों रुपया लेकर इस देश से फुर हो जाते हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, उनको लेकर बैंक से लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला कर कर वो जब यहाँ से फुर होते हैं, तो उनको लेकर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और अन्य नेता कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते। लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले कहा जा रहा था कि नीरव मोदी वापस आ रहा है, ना जाने वो वहाँ से पैदल आ रहा है जो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इस बात का भी सवाल सरकार नहीं दे रही है। और आपको एक बात बताऊँ, दूसरी ओर जब देश का किसान बैंक से 10,000 15,000 रुपए का लोन ले लेता है और अगर वो उसे नहीं चुका पाता तो बैंक उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेती है, उसकी भूमि पर कब्जा कर लेती है, जिस कारण से देश का किसान मजबूरन डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेता है। ये है देश के किसान की सबसे बड़ी समस्या। और इसको लेकर बैंक उनका इतना सा भी स्टेटमेंट नहीं सुनता कि बारिश हुई या नहीं हुई, या बारिश ज़्यादा हो गई तो फसल खराब हो गई, इतनी भी बात देश का किसान की नहीं सुनी जाती है, जिस कारण से देश का किसान आत्महत्या करता है। हर साल हमारे देश के अंदर मरने वाले किसानों की संख्या 8 है। अगर आप हर दिन प्रतिदिन मरने वाले किसानों की संख्या 8 है, और अगर आप इसके अंदर दिहाड़ी मजदूरों को ऐड कर दें तो ये संख्या 16 के पार पहुंच जाती है। यानी अगर आप देखें 2019 के अंदर 10,281 किसान देश के अंदर मर चुके हैं। आखिर दूसरी सबसे बड़ी बात, जब मैं सिंधु बॉर्डर जाता हूँ, टीकरी बॉर्डर जाता हूँ या अन्य जगहों पर जाता हूँ, तो किसानों को रोकने के लिए सरकार कटीले तारों का प्रयोग करती है। अगर आप पत्रकार हैं तो आप निश्चित तौर पर जानते होंगे कि इन कटीले तारों का प्रयोग खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए भी बैन है। लेकिन आप ये कटीले तार किसानों को रोकने के लिए लगा रहे हैं। मतलब आपकी नज़र में, सरकार की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में किसानों की हालत उन आवारा पशुओं से भी बदतर है।
ये साबित करना चाहते हैं। आप देश के जवान को देश के किसान से ही लड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब जवान और किसान दोनों साथ मिलकर इस जुल्मी दरिंदी सरकार का विरोध करेंगे। जैसे कि इसमें अगर सरकार की बात करें तो सरकार ये कह रही है कि जो विपक्षी पार्टी है उनकी भी साजिश है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की पुरानी आदत है। अगर इस देश के अंदर हिंदू कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो उसको कम्युनिस्ट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। दूसरी ओर अगर कोई मुस्लिम प्रोटेस्ट करता है तो उसको पाकिस्तान की श्रेणी में ला दिया जाता है। तीसरी ओर अगर आप देखें, देश का किसान प्रोटेस्ट करता है तो उसको खालिस्तान की श्रेणी में ला दिया जाता है। और आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नाचने गाने वाले सांसद मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा कहते हैं कि इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। असल में इस देश के अगर टुकड़े करने का काम है तो आप जैसे नेताओं का है, जो इस देश के टुकड़े कराते हैं, कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर, कभी मुस्लिम को सिख से लड़ाकर, कभी शूद्र को वैश्य से लड़ाकर, कभी हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ाकर। टुकड़े कराने का काम आप जैसे नेताओं का है, हम जैसे आम जनता के लोगों का नहीं। और मुझे तो शर्म आती है हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर, और वो वाकई में ही खटारा है, मैंने इस बात में कोई गलत नहीं बोला। वो इन देश के किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताते हैं। जरा आप एक बात पे गौर करिए, जिसका बेटा सरहद पे देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाता है, आप उसे आतंकवाद की श्रेणी में लाते हैं। जिसका बेटा यहाँ देश के किसान के लिए आंदोलन दे रहा है, आप उसे आतंकवाद की श्रेणी में लाते हैं। ऐसा क्यों? और इस सरकार का इतना दोहरा चरित्र क्यों और किस लिए? नहीं, जिस तरीके से मतलब लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और सरकार जो है बात मानने को तैयार नहीं है, कई बार बैठक भी हुई, तो सरकार का ये कहना है कि जो भी हो जाए हम बात मानने को तैयार नहीं। तो क्या प्रदर्शन ऐसे लगातार अनवरत चालू रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर जारी रहेगा। देश के किसान इसी कारण से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और देखना यह है कि सरकार कब तक किसानों की मांग नहीं मानती है। देश का सबसे बड़ा आंदोलन ये शायद होने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, सबसे बड़ा आंदोलन है। और मैं इस बात का बखूबी यकीन से कह सकता हूं कि शायद इस आंदोलन का कोई निष्कर्ष सामने निकल कर आए, क्योंकि एकमात्र किसान ही थे जिनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, और आप किसानों का भी प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसान निश्चित तौर पर अडिग रहेंगे, अपनी बात पर अडिग रहेंगे, और जब तक इसका कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आएगा, देश का किसान भी हटने वाला नहीं है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि किसान अडिग रहेंगे, हटने, तो इसी जो लोग किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान बिल को लेके, तो इसमें कई राजनीतिक पार्टियां भी उनका सहयोग कर रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी के आप नज़रिए से देखें तो किसान के साथ तो हर एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। चलिए आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा देश के किसान के साथ कौन नहीं खड़ा? बताइए आप मुझे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लोग उनके साथ इस्तीफा देकर किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, तो विपक्ष क्यों नहीं जुड़ेगा? विपक्ष जुड़ेगा और निश्चित तौर पर जुड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर देश के किसानों के साथ जाएगा। और जब आप देखिए, किसानों के साथ जाने वाले अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हों, चाहे तमाम तरीके के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हों, चाहे यूथ कांग्रेस के लीडर्स हों, चाहे अन्य पार्टी के लीडर्स हों जो विपक्ष के अंदर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज जब अखिलेश यादव ने समर्थन में बात करी तो उनको भी अरेस्टिंग, आपने देखा तमाम कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। तो आखिर देश के किसानों के साथ आना अगर अपराध है तो देश का विपक्ष का, देश की जनता क्या, हर एक व्यक्ति अपराध करेगा और इस सरकार के खिलाफ अपराध करेगा और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में किसान के साथ खड़ा रहेगा। जी, तो इस तरीके से मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि किसानों का समर्थन जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और लगातार, तो एक तरीके से सरकार का यह कहना है कि जो इनको मतलब फंडिंग जो है कोई और कर रहा है, विदेशों से पैसे आ रहे हैं, इस तरीके से कुछ बातें उभर कर सामने आ रही है। क्योंकि एक तरीके से बताया जा रहा है कि किसान ट्वीट नहीं कर पाते, इंग्लिश में प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी की जा सकती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपको भारतीय जनता पार्टी के जिस भी नेता ने कही है, उस महामूर्ख, अनपढ़, जाहिल, गवार नेता को इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि इस प्रोटेस्ट के अंदर आप आकर तो देखिए, एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस प्रोटेस्ट के अंदर बैठा हुआ है। कनाडा तक ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका है, विदेश तक ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका है, और आप कह रहे हैं किसानों को इंग्लिश में बात नहीं करनी आती। अगर आप देखें, देश के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या अगर कनाडा के अंदर है तो वो सिखों की ही है।
जो यहाँ पर आ रहे हैं देश के किसानों के साथ समर्थन देने के लिए। और आपने इसके अंदर दूसरी बात आपने करी कि भाई इसको जो है पाकिस्तान का सपोर्ट है या चाइना का सपोर्ट है या विदेश से फंडिंग आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन लोगों को आदत हो गई है। जिस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर आपने देखा कि गुरुद्वारे के अंदर सिख लोग या तमाम तरीके के लोग चंदा देते हैं या वहाँ पर राशन देते हैं, जिस कारण गुरुद्वारे में लंगर चलता है, तो वही गुरुद्वारा समिति के लोग यहाँ आकर, चाहे वो गुरुद्वारा रकाबगंज हो, मंगला साहिब हो या तमाम तरीके के दिल्ली के अंदर के गुरुद्वारे या पंजाब, अमृतसर, चंडीगढ़ के गुरुद्वारे के लोग यहाँ आकर लंगर चला रहे हैं। और सिख भाइयों का, देश के किसान भाइयों का, हरियाणा से आए हुए लोग, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग और तमाम जगह जिलों से आए हुए लोगों का पेट भर रहे हैं, क्योंकि देश का किसान लोगों का पेट भरता है। और आज उस पेट भरने वाले किसान के साथ लोग नहीं खड़े तो वाकई में बड़ा दुख और दर्द होता है। और देश के तमाम तरीके के वो लोग, उनसे बस यही निवेदन है कि आप लोग, जब इस देश के अंदर एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने जाने दिया जाता, तब आप उसके विरोध में नहीं बोलते, क्योंकि आपको इससे कोई फायदा नहीं है। देश के अंदर CNRC का प्रोटेस्ट चलता है, आप उसके लिए नहीं बोलते क्योंकि आपको उससे कोई फायदा नहीं है। देश के अंदर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जाता है, आप उसके लिए नहीं बोलते क्योंकि आपको उससे कोई फायदा नहीं है। रातों रात देश में GST और नोटबंदी लागू कर दी जाती है, आप उसके लिए नहीं बोलते क्योंकि आपको उससे भी कोई फायदा नहीं है। देश के अंदर बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, आप उसके लिए भी नहीं बोलते क्योंकि आपको उससे भी कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम ब्राह्मणों को मारा जाता है, आप उसके लिए नहीं बोलते क्योंकि आपको उससे कोई फायदा नहीं है। पत्रकारों को मारा जाता है, आप उसके लिए नहीं बोलते क्योंकि उससे भी आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब बात देश के किसान की है, क्योंकि रोटी हर एक व्यक्ति खाता है। आप रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते या पैसे नहीं खा सकते। आपको पेट भरने के लिए रोटी की और प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। और अगर किसान खेत में अनाज पैदा करना बंद कर देगा तो बिना बाढ़ के, बिना भूकंप के, बिना सुनामी के इस देश के अंदर अकाल पड़ जाएगा और पूरा देश भूखा मर जाएगा। तो देश के लोगों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में देश के किसानों का समर्थन करें। और अगर आप उनका हौसला बढ़ा नहीं सकते तो आपको घटाने का भी कोई हक और अधिकार नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं इस आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से इस देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो किसानों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम किसानों के हित में बिल है ये। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मात्र एकमात्र मोहरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को चलाने वाले इस देश के अंदर अंबानी और अडानी है। अंबानी और अडानी के हाथ की कठपुतली। असल में अगर आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन तो प्रधानमंत्री का भी हो गया है। प्रधानमंत्री जी भी अंबानी और अडानी के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अंबानी और अडानी से निवेदन है कि जनता के सामने आइए ना, प्रधानमंत्री जी को सामने क्यों लेकर आ रहे हैं? अंबानी और अडानी और बिजनेसमैन ही इस देश की सरकार को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस देश को नहीं चला रहे। इस देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं। अंबानी और अडानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जिनके फायदे के लिए इस बिल को लागू किया जा रहा है। MSP को खत्म किया जा रहा है सिर्फ अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या आप हमारे दर्शकों को जो बिल पास हुआ है उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे बताएंगे। इस बिल को अगर आप छोटे और कम शब्दों में समझें तो इस बिल से सिर्फ यही है कि ये जो 3 बिल लेकर आए हैं, इनसे सबसे पहला प्रभाव तो अगर आपको देखा जाए तो जो देश के किसान हैं वो कोर्ट तक नहीं जा पाएंगे। किसान कोर्ट तक क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, उसका हक और अधिकार है। फिर दूसरी बात, देश का किसान अपने ही खेत के अंदर मजदूर बन के रह जाएगा। एकमात्र एक प्राइवेटाइजेशन के तौर पर वो अपने ही खेत को एक तरीके से बेच देगा। तो आप किसान को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं क्या? देश के किसान को, उसको अपनी आज़ादी से जीने दीजिए। आपने बिहार के अंदर मंडियों को बैन करा, उससे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? आपको नज़र आया कोई फ़ायदा? तो मुझे बताइए। आप अगर किसान को निश्चित कर देंगे, उसकी सीमा निश्चित कर देंगे, तो इस देश के किसान का बेड़ा गर्क हो जाएगा और इस देश का किसान एक बंधुआ मजदूर के तौर पर बन के रह जाएगा। इस देश के अंदर फायदा सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपतियों को ही होगा और इससे घाटा इस देश की जनता को भी होगा, क्योंकि आप जो फसल के दाम आज कम दामों पर आपको आलू, प्याज, लहसुन या तमाम तरीके की सब्जियां आपको मिल जाती हैं, शायद इस बिल के बाद उनके भी दाम बढ़ जाएं। जब आप इसको अधिक मात्रा में स्टॉक कर लेंगे तो जब व्यापारी अपने हिसाब से उसको निकालेंगे और उसको अधिक से अधिक दामों पर बेचेंगे तो ये इस बिल का घाटे हैं। और इस तीनों बिलों को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, निश्चित तौर पे इस देश का किसान भी नहीं उठेगा और उस देश किसान के साथ जो इस देश की जनता है वो भी सरकार का विरोध करती रहेगी। चलते चलते आखिरी में एक सवाल आपसे और करेंगे कि जो सरकार ने कई
विभाग में निजीकरण का जो काम शुरू किया है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, निजीकरण को अगर मैं आपको कम शब्दों में समझाना चाहूँ तो आप और मैं इस पार्क में बैठे हैं। ये पार्क गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। अगर इस पार्क का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, अभी ये गवर्नमेंट पार्क है तो इसके अंदर आप, मैं, आपके कैमरामैन और तमाम तरीके के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अगर इस पार्क का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो इस पार्क के अंदर ना आपको आने दिया जाएगा ना मुझे आने दिया जाएगा, क्योंकि ये पार्क एक व्यक्ति विशेष की उसकी प्राइवेट संपत्ति बन जाएगी और उस संपत्ति पे उसका हक और अधिकार हो जाएगा। वो अपने अनुसार उस संपत्ति को चलाएगा, जिसमें उसकी मर्जी होगी वो उसको इस पार्क के अंदर आने देगा, वरना नहीं आने देगा। यही प्राइवेटाइजेशन है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने बीए कर रखी है, एमबीए कर रखी है, एमए सोशियोलॉजी कर रखी है और आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब मांगने जाते हैं और वहाँ आपकी सैलरी होनी चाहिए 50,000, लेकिन आपको वो अगर 15,000 देता है तो आपको मजबूरी में लेनी पड़ेगी। और इसके लिए आप कोर्ट से भी नहीं कह सकते, आप सरकार से भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कंपनी आपसे कहेगी कि अगर आपको यहाँ जॉब नहीं करनी तो आप जा सकते हैं, आपको 15,000 की जगह हमें कोई 10,000 वाला बंदा यहाँ मिल जाएगा जो आपसे बेहतर वर्क करेगा। तो प्राइवेटाइजेशन अगर आप कर देंगे तो वो आपकी मजबूरी है कि आप एक बंधुआ मजदूर के तौर पर कंपनियों के अंदर, रेलवे के अंदर, बैंक के अंदर बंधुआ मजदूर के तौर पे कार्य करेंगे और जब तक उस कंपनी के मालिक की मर्जी नहीं होगी तब तक ना आपकी सैलरी बढ़ सकती है और ना घट सकती है। ये है प्राइवेटाइजेशन। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि मोहित शर्मा जी ने बताया हमें कि किस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो जुड़े रहिए क्वेश्चन न्यूज़ के साथ, फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ। नमस्कार।